पिछले कक्षा में हम लोग राजयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त किए थे कि राजयोग किन किन भावों के आधार पर होता है और किस प्रकार के ग्रह संबंध बनाते हैं तो वह योग कारक होते हैं। योग कारक से तात्पर्य है राजयोग सदृश शुभ फल को प्रदान करने वाले। अब उसी क्रम में हम लोग राजयोग से ही संबंधित कुछ आगे की चीजें देखेंगे, जैसे यह भी योग कारक ग्रह की ही चर्चा करते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण नेतारो, अर्थात केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी है, ये नेतारो अर्थात केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं, दोष युक्तावपि स्वयं। जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि केंद्रेश यदि कोई भी ग्रह होता है तो वह दोष युक्त होता ही है, वह आधिपत्य दोष से युक्त होता है। लेकिन यहाँ पे त्रिकोण को भी ग्रहण कर लिए हैं, तो त्रिकोण को जब ग्रहण कर लिए हैं तो फिर इसमें विशेषता और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वयं की जब बात करेंगे तो उसमें केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों की हम गणना करेंगे। तो जैसे अब ये केंद्रेश को तो पहले से आधिपत्य दोष एक दोष है ही, इसमें दूसरे भी दोष हो सकते हैं कि जो ग्रह केंद्र का स्वामी हो वही त्रिषडाय का भी हो। वही अब उसी प्रकार से जब हम त्रिकोण की बात करेंगे तो त्रिकोणेश जो ग्रह होगा वह त्रिषडायेश भी हो सकता है, अर्थात तृतीय स्थान का और षष्ठ स्थान का और एकादश स्थान का जो स्वामी होगा वह त्रिषडायेश होगा। तो जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में दशमेश शनि हो जाएगा। यहाँ मकर राशि है तो मकर का जो स्वामी होगा वह शनि होगा, और यहाँ पे संख्या 11 अर्थात कुंभ राशि यहाँ पे एकादश स्थान में आएगी। तो एकादश ये जो राशि है 11वीं राशि, यह कुंभ राशि है और कुंभ राशि के भी स्वामी शनि है। तो यदि केंद्रेश का तो आधिपत्य दोष लगा ही, उसके साथ ही शनि जो एकादशेश हो गया, वह उस स्थिति में यह आधिपत्य दोष के साथ यहाँ पे यह त्रिषडायेश के भी दोष से यह युक्त हो गया है। लेकिन कहते हैं कि संबंध मात्रा बलिनौ, यह हो क्या, तो किसी भी योग कारक ग्रह से संबंध बना ले। तो पिछली कक्षा में हम लोग संबंध के बारे में जान चुके थे कि 4 प्रकार के संबंध होते हैं, युति संबंध, स्थान संबंध, स्थान दृष्टि संबंध और परस्पर दृष्टि संबंध। तो उस संबंध में से किसी भी योग कारक ग्रह से यह संबंध बना ले। जैसे यदि मंगल और शनि की युति चतुर्थ भाव में हो, या मंगल शनि के साथ गुरु की भी युति हो जाए, गुरु के साथ सूर्य की भी युति हो जाए, तो इस युति संबंध के कारण शनि जो है दशमेश आधिपत्य दोष से युक्त है, उसके साथ साथ इसके अंदर एक और एकादशेश होने का भी जो दोष प्राप्त है। लेकिन अब एकादशेश शनि हो गया, लेकिन यहाँ पे नवमेश बृहस्पति, लग्नेश मंगल और एक और त्रिकोण जो पंचम भाव है उसके स्वामी शुक्र से युक्त कौन है, शनि है। ये जो दशमेश शनि है, तो संबंध मात्र से यह शनि बलि होकर भवेताम योग कारकौ, यह योग कारक अर्थात शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। इसी प्रकार से हम किसी भी ग्रह के बारे में जानेंगे
केवल शनि ही नहीं, अन्य ग्रह भी दोष युक्त हो सकते हैं। इसीलिए इसके एक उदाहरण और हम देखेंगे कि यहाँ तो सामान्य रूप से शनि दशमेश और एकादशेश हो गया, लेकिन और कौन से ग्रह हैं जो योग कारक हो सकते हैं दोष युक्त होते हुए भी। तो चलिए अब हम तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न में हम देखेंगे कि लग्न में गुरु, शुक्र और बुध, इन तीन ग्रहों की हम चर्चा करेंगे और इन तीनों ग्रहों पर ही हम इस श्लोक को और इसमें बताए गए शुभ फल के बारे में हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण नेतारौ, तो केंद्र अर्थात लग्न भाव का स्वामी शुक्र स्वगृही का होकर विद्यमान है, और त्रिकोण अर्थात नवमेश होकर बुध यहाँ पे विद्यमान है, और तीसरा जो अशुभ ग्रह है वह तृतीयेश और षष्ठेश होकर गुरु लग्न में ही विद्यमान है। बल्कि जो बुध है, बुध त्रिक का भी स्वामी है। त्रिक अर्थात त्रिक में 6, 8 और 12 जो भाव आते हैं, उसमें जो बुध नवमेश है, नवमेश के साथ साथ वह व्ययेश भी है, लेकिन नवमेश होने के कारण और लग्नेश से जो वह संबंध बना रहा है, उसके फलस्वरूप यह यहाँ पे राजयोग कारक बुध हुआ। दोष युक्त होते हुए भी, क्योंकि त्रिक और त्रिषडाय का दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि त्रिक और त्रिषडाय जो भाव है वह सर्वथा अशुभ भाव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुक्र और बुध तो योग कारक ग्रह यहाँ पे प्रतीत होते हैं, लेकिन गुरु कैसे योग कारक होगा, तो यह श्लोक यहीं पे घटित होगा। जैसे तृतीयेश और षष्ठेश होकर गुरु लग्न में योग कारक ग्रह से युति संबंध बना रहा है। तो यहाँ पे हम कहें कि संबंध मात्राद बलिनौ, संबंध मात्र से यह गुरु लग्न में विद्यमान होकर बली है, तो भवेताम योग कारक, अर्थात यह जो गुरु लग्न में विद्यमान है वह अशुभ स्थान का स्वामी होते हुए भी शुभ स्थान के स्वामी से संबंध करने के पश्चात वह अपनी अशुभता को न देकर वह शुभ फल को ही प्रदान करेगा। अब हम आगे इसी प्रकार से ग्रहों की एक चर्चा करेंगे। पीछे तो हम लोग योग कारक ग्रह के बारे में जाने, फिर इसमें और भी ग्रह के बारे में बताते हैं कि कौन से और किस प्रकार की स्थिति में ग्रह शुभ योग प्रदान करने वाले, शुभ फल को प्रदान करने वाले होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। कहते हैं कि निवसेताम व्यत्ययेन तावुभौ धर्म कर्मणो। अब सीधे यहाँ पे धर्म और कर्म अर्थात धर्मेश और कर्मेश की बात करते हैं कि धर्म और कर्म के जो स्वामी हैं उसमें किस प्रकार का संबंध हो, अर्थात व्यत्यय संबंध हो, तो वह एकत्र हो या अन्यत्र हो, वह योग कारक होते हैं। तो हम इसको स्पष्ट तौर पे उदाहरण से समझेंगे कि ग्रह किस प्रकार की स्थिति बनाएंगे तो वह योग कारक होंगे। चलिए तो हम देखते हैं। कहते हैं एक उदाहरण ले लें, वृष लग्न की उदाहरण लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, और एक लेते हैं कर्क लग्न की। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन।
अब इसमें कहते हैं कि निवसेता व्यत्येन तावुभौ धर्म कर्मणो, धर्म कर्मणो, अर्थात धर्म स्थान के स्वामी, धर्म अर्थात नवम भाव, और कर्म अर्थात दसम भाव, इनके जो स्वामी हैं वह क्या हो, व्यत्यय संबंध से युक्त हो। अब व्यत्यय संबंध में कैसे, तो परस्पर एक दूसरे के घर में हो। तो जैसे यदि हम वृष लग्न की जब चर्चा करेंगे तो वृष लग्न में धर्मेश भी शनि है और कर्मेश भी शनि है, दोनों स्थान के जो स्वामी हैं वह शनि ही है। तो इसमें यह शनि धर्म भाव में विद्यमान हो जाए या कर्म भाव में विद्यमान हो जाए या धर्म भाव में विद्यमान हो जाए। इनका क्या है कि शनि यदि धर्म भाव में विद्यमान हो या धर्म भाव में विद्यमान हो या कर्म भाव में विद्यमान हो तो वह योग कारक होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे नवमेश भी शनि है और दसमेश भी शनि है। लेकिन यहां पे जब हम देखेंगे कि कहते हैं कि धर्म कर्मणो हो एकत्र अन्यतरो वा अपि, अब जो धर्म, ये कर्क लग्न की कुंडली में हम देखेंगे कि धर्मेश बृहस्पति और कर्मेश मंगल, तो कहते हैं कि एकत्र हो, तो धर्मेश गुरु और कर्मेश मंगल, तो धर्मेश गुरु और कर्मेश मंगल, तो गुरु और मंगल एक साथ हो नवम भाव में या दसम भाव में, या अन्यतर हो, कोई नवम भाव में हो कोई दसम भाव में हो। जैसे गुरु और मंगल यदि दसम भाव में विद्यमान हो जाए तो भी यह योग कारक होंगे, यह पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कि गुरु और मंगल नवम भाव में विद्यमान हो जाए तो यह दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। तीसरे कंडीशन में यह हो सकता है कि जो नवमेश है, तीसरे कंडीशन में जो नवमेश गुरु है, केवल गुरु यहाँ पे विद्यमान हो जाए तो भी यह एक कंडीशन बनेगा शुभ फल को प्रदान करने वाले ग्रह का। दूसरी बात कि केवल मंगल आके नवम भाव में विद्यमान हो जाए तो यह तीसरा कंडीशन बनेगा। ये चौथा कंडीशन बनेगा कि वह भी शुभ फल को ही प्रदान करेगा। लेकिन अब ये एकत्र हो या अन्यतर हो, तो अब अन्यतर से तात्पर्य तो फिर बहुत बृहत हो जाएगा, क्योंकि अन्यतर से फिर हम अलग अलग होने के साथ साथ हम उनके संबंध की भी चर्चा करने लगेंगे कि फिर ग्रह आपसी संबंध से भी शुभ फल को प्रदान करने वाले होंगे। तो शुभ फल से तो अब हम पीछे जो 4 संबंध पढ़े हैं उन चारों संबंधों को हम ग्रहण करेंगे कि युति संबंध और दृष्टि संबंध, स्थान संबंध और स्थान दृष्टि संबंध, इन जो चारों संबंधों में से किसी भी प्रकार की संबंध से यदि ग्रह युक्त है तो वह शुभ फल को ही प्रदान करने वाले होंगे। तो अब हम अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि शुभ फल को प्रदान करने वाले कुछ अन्य जो ग्रह हैं वह किस प्रकार से शुभ फल को प्रदान करते हैं। अब इस श्लोक में हम योग कारक ग्रह की ही बात करेंगे कि ग्रह किस प्रकार से योग कारक होंगे। पीछे तो हम कई प्रकार से योग कारक ग्रह की चर्चा कर चुके कि इस तरीके से और अनेक प्रकार से ग्रह के संबंधों से हम योग कारक ग्रह के बारे में जाने। अब इसमें भी हम योग कारक ग्रह की ही चर्चा करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम दशा फल की बात करेंगे कि
दशा का फल कैसे प्राप्त होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम योग कारक फल के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो येन केनचित्। अब कहते हैं कि त्रिकोणाधिपयोर मध्य, त्रिकोण के जो अधिपति होंगे, तो ये जो पंचम भाव है और ये जो नवम भाव है, इनकी विशेष रूप से बात कर रहे हैं कि त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो येन केनचित्, यह किसी भी प्रकार से आपस में संबंध बनाते हो। जैसे फिर आगे कहते हैं कि बलिनः केंद्रनाथस्य, और ये आपस में संबंध बनाए तो ये करते क्या है, तो सुयोगकृत शुभ फल को प्रदान करते हैं। लेकिन उसमें भी भवित यदि ये करेंगे क्या कि बलि केंद्रेश से, जो ये लग्न चतुर्थ सप्तम और दसम भाव के जो स्वामी हैं, इनसे यदि इनका संबंध हो जाता है तो यह और भी शुभ फल को प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो केंद्रेश होगा, तो उदाहरण में ले लें कि यदि सिंह राशि हम लग्न में रखते हैं, तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। अब इसमें कहते हैं कि त्रिकोणाधिपयोर मध्य, तो इसमें जो त्रिकोणेश हुआ वह एक तो पंचमेश गुरु हो गया, और दूसरा नवमेश जो है वह मंगल हो गया। पंचमेश गुरु और नवमेश मंगल। और पंचमेश और नवमेश ग्रह जो है वह क्या है, युति संबंध बना रहे हैं। संबंधो येन केनचित् भवेत् यदि सुयोगकृत। तो इसमें इस पूरे श्लोक का अर्थ यही से स्पष्ट हो जाता है कि कहते हैं कि त्रिकोणाधिपयोर मध्य, अर्थात ये जो पंचम और नवम भाव है, ध्यान दीजिएगा, ये पंचम भाव है, इसमें राशि संख्या 9 है, और ये नवम भाव है, यहाँ पे राशि संख्या 1 है। ऐसा बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि यहाँ पे 9 लिखा है तो मतलब ये नवम भाव है। नहीं, भाव की गणना यहां से प्रारंभ होती है। लग्न अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। तो जो पंचम भाव का स्वामी है वह गुरु, और नवम भाव का जो स्वामी है वह मंगल, एक साथ युति संबंध लग्न में बना रहे हैं। अब ये लग्न में युति संबंध तो बना रहे हैं, लेकिन इसमें नीचे वाली भी पंक्ति स्पष्ट हो रही है, बलिनः केंद्रनाथस्य। अब केंद्रनाथ की स्पष्टता कैसे होगी, तो जो ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और मंगल स्वराशि का होके विद्यमान है, इसलिए इसको बल प्राप्त है। अर्थात कोई भी ग्रह अपने राशि का होकर जब वह विद्यमान होता है तो वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। अब यहां तो गुरु और मंगल की हम बात कर लिए कि बलि केंद्रेश भी मंगल हो गया, नवमेश भी मंगल हो गया, तो यहाँ पे तो सामान्य रूप से एक संबंध बन गया। लेकिन यदि यहाँ पे शुक्र विद्यमान हो जाए, यदि शुक्र से गुरु और मंगल की जब समसप्तक दृष्टि से संबंध हो जाएगा तो भी यह श्लोक पूर्णतया घटित होगा। क्यों? क्योंकि गुरु मंगल की सबसे पहला जो संबंध है वह युति संबंध स्पष्ट हो रहा है, और दूसरा बलि अर्थात दशमेश जो शुक्र है उससे गुरु का परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यह जो योग होगा वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। अब हम
इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ चुके कि जो त्रिकोण के अधिपति हैं उनके बीच यदि किसी भी प्रकार का संबंध है और उनका संबंध यदि केंद्रेश के भी साथ है तो वह शुभ फल को प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन यहां तो हम केवल शुभ फल की बात कर लिए, अब शुभ फल की प्राप्ति हमें कब होगी यह हम कैसे जानेंगे कि जो हमको राजयोग का जो फल प्राप्त होना है वह हमें कब प्राप्त होगा, तो यह हम अब अगले वीडियो में जानेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।